गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम कुछ एमसीक्यू और करते हैं। पहले वाली क्लासेस शायद आपने देख ली होंगी और उसके अंदर भी एमसीक्यू किए थे और एमसीक्यू के थ्रू हम फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होने वाले इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। यानी कि किस चीज के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसके बीच में, एक तो बोला अनुभूति बच्चे, यानी कि बच्चे जो अनुभव करते हैं, बच्चों ने जो अपनी सेंसरी मोटर स्टेजेस से यानी कि अपने सेंसेस से, संवेदनाओं से जो अनुभव किया, और वातावरण के बीच, यानी कि पहले बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके अंदर संज्ञान नहीं होते हैं। वो सिर्फ क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से चीजों को सीखता है, समझता है। और उसकी ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। उसी से वो क्या करता है, परसेप्शन करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, देखो वो अपनी माँ की ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ना और चूसना ये उसकी जन्मजात क्रियाएं होती हैं। अब उनसे वो अनुभव करके और फिर वातावरण के साथ समायोजन करने लगता है। अब ये उसके अंदर पहले क्या बना, अनुभूति, यानी कि अपने ज्ञान को किस में लेकर आ रहा है, वो संज्ञान में लेकर आ रहा है। और फिर वातावरण के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, समायोजन। तो मुझे ये बताओ, पिछली क्लास किसी ने ढंग से देखी हो तो ये ज्ञान, संज्ञान, ज्ञान, संज्ञान, समायोजन, आत्मसात्कीकरण, समावेशन, ये कहाँ से पढ़ते हैं हम। ये सब के सब हमने किस में पढ़े थे, जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़े थे। एक शब्द और था, संक्रिया। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने सेंसेस से क्या करता है, अनुभव करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी स्कीमा के अंदर क्या होने लग जाते हैं, उसकी स्कीमा के अंदर सूचनाओं का, स्कीमा कहाँ होती है, मस्तिष्क में। यानी कि मस्तिष्क में क्या होने लग जाता है, सूचनाओं का संगठन या संग्रह होने लग जाता है। यानी कि जो उसने अपने सेंसेस से सीखा, धीरे धीरे उसकी मस्तिष्क के अंदर जो स्कीमा है, स्कीमा के अंदर क्या बनने लग जाता है, एक ज्ञान का संगठन बनने लग जाता है, एक मानसिक क्रियाओं का एक विचारधारा बनने लग जाती है। और उस विचारधारा के साथ अगर वो एडजस्ट कर ले वातावरण में, तो क्या बोलेंगे, उसने क्या कर लिया, समायोजन। अब सेम स्कीमा के अंदर जो भरा हुआ है, उसी के ज्ञान के आधार पर सीखेगा तो आत्मसात्कीकरण बोल देते हैं, और उसको बदल कर सीखेगा तो उसको क्या बोल देते हैं, समावेशन। ये सारे शब्द ये किसने दिए थे, जीन पियाजे। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इसी को क्या बोला जाता है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास या इसी को क्या बोला जाता है, विकासात्मक विकास। विकासात्मक, ये जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, इसी को संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी बोला जाता है, इसी को विकासात्मक विकास की थ्योरी बोला जाता है। इसके अंदर बच्चा जन्म लेते ही अपना ज्ञान सेंसेस से लेता है, फिर उसके धीरे धीरे उसके माइंड में क्या बनने लग जाते हैं, संज्ञान बनने लग जाते हैं, वातावरण के साथ समायोजन करता है। पूर्व जो ज्ञान उसकी स्कीमा में स्टोर था, उसी के आधार पर कुछ नया सीखता है, उसको आत्मसात्कीकरण कहते हैं। और उसको बदल कर सीखता है तो उसको समावेशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में आत्मसात्कीकरण को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, और समावेशन को कहते हैं अकोमोडेशन, और समायोजन को क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, ये बात कौन करते हैं, ये बात करते हैं जीन पियाजे। यानी कि ये देखो थॉर्नडाइक, ये कहाँ पढ़े थे हमने, ये हमने वाटसन के साथ पढ़े थे, व्यवहारवादी सिद्धांत जो देते थे, जो
पशुओं के ऊपर परीक्षण करके अपना रिजल्ट देते थे, उनके अंदर हम पढ़ते हैं थॉर्नडाइक। और अधिगम जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं टॉलमन संकेत अधिगम, ये भी अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कोल्डर अधिगम सिद्धांत, ये भी अधिगम वाले में पढ़ते हैं। यानी कि इस नाम से ही पता चल रहा था कि ये तीनों टॉपिक कहाँ से हैं, अधिगम वाले लर्निंग वाले टॉपिक से हैं। और ये क्या थे, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो आदमी का जो विकास होता है, क्या हो गया, इसको छोटा क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी कि एक मानव का जब विकास होता है तो उसके 4 पक्ष होते हैं, ठीक है। अब 4 पक्ष क्या होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि किसी एक पक्ष का विकास रुक गया तो बाकी दूसरों का भी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और उसको क्या कहा जाता है, उसको वो जो 4 पक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शारीरिक पक्ष। अब देख लेना उसमें से कौन सी लाइन मिलती है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और लास्ट क्या आता है, संवेगात्मक पक्ष। संवेगात्मक पक्ष हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोला जाता है फिजिकल, इसको बोला जाता है कॉग्निटिव, इसको बोला जाता है सोशल और इसको बोला जाता है इमोशनल, ठीक है। यानी कि ये चारों पक्ष एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं। अगर किसी एक पक्ष के अंदर के किसी एक पक्ष का विकास नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरे पक्षों को भी वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब ये देखो यहाँ पे लिखा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिकता, ये पहला ही मैच हो गया। यानी कि आंसर क्या रहेगा, ये। दूसरे में लिखा संवेगात्मक, ये बात सही थी। संज्ञानात्मक, ये बात भी सही थी। आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं होती। ये आध्यात्मिक कब जीवन आता है, जब हम किसकी बात करते हैं, सुपर ईगो की बात करते हैं। आध्यात्मिक जीवन वो आदमी जीते हैं जो वृद्धावस्था की तरफ मूव करने लग जाते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिकता आती है। और सामाजिकता की बात करते हैं, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं होती। संज्ञानात्मक होती है, संवेगात्मक होती है, शारीरिक होती है। एक मानसिक क्या आना चाहिए था इधर, कौन सा रह गया, शारीरिक आ गया, मानसिक आ गया, सामाजिक रह गया। इसके अंदर शारीरिक है, ऐसी कोई बात नहीं होती, संज्ञानात्मक है और सामाजिक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, फर्स्ट। कल वाली क्लास में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मनोविज्ञान के अंतर्गत, अब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। जो भी मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है। अब लिविंग थिंग्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, लिविंग थिंग्स तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, और क्या होते हैं, जीव जंतु, यानी कि प्राणी जगत, प्राणी जगत। लेकिन मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इन पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं किया जाता। किसका अध्ययन किया जाता है, प्राणी जगत का। अब प्राणी के अंदर क्या हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और कुत्ते बिल्ली जानवर भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। देखो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो स्किनर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था, अधिगम के अंदर अलग अलग थ्योरीज दी थी जो लर्निंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होते थे, कुत्ते बिल्ली चूहों के ऊपर होते थे, यानी कि जानवरों पर होते थे। तो ये किसका अध्ययन करता है, जीव जंतुओं का भी अध्ययन करता है। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन करता है, हाँ सभी प्राणियों का अध्ययन करता है। तो आंसर क्या रह जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। आपको पहले मनोविज्ञान के सारे क्षेत्र लिखवा देती हूँ और फिर आप जज कर लेना कि कौन सा नहीं आता। मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे कि हम कहें बाल मनोविज्ञान, किशोरा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब मैं सारे इसके क्षेत्र लिखवा देती हूँ मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान के क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले बात करें बाल मनोविज्ञान।
हमारा टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, किशोरा मनोविज्ञान, और क्या आता है किशोरा मनोविज्ञान के बाद, और क्या आता है, प्रौढ़ा मनोविज्ञान, बूढ़ों को भी शिक्षा दी जाती है ना, प्रौढ़ा मनोविज्ञान, विकासात्मक, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, उपचारात्मक, मनोविज्ञान, उपचार करना या उसका ढूंढना, रीजन क्या है, निदानात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोग करते हैं। विलियम वुंट ने पहली लैब खोली थी, कहाँ खोली थी, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, जिसको आज के दिन कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किए थे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये सारी क्या है, हमारी मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं या मनोविज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्लिनिकल मनोविज्ञान भी है, क्लिनिकल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता, इस नहीं को पहले सर्कल लगाया करो। औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, कहीं यहाँ लिखा हुआ है। क्लिनिकल मनोविज्ञान, क्लिनिक के ऊपर क्या होता है, एक मनोरोगी का निरीक्षण किया जाता है, उसके ऊपर केस स्टडी की जाती है, तो यानी कि क्लिनिकल मनोविज्ञान भी आ रहा है। सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान भी आता है। क्या नहीं आता, राजनीतिक मनोविज्ञान, गलत का साथ ही गलत, तो ये क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये सारे क्या थे, एक मनोविज्ञान के क्षेत्र थे, और इनको छोड़कर या एक आधा कोई और होगा, लेकिन ऑलमोस्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। इनको छोड़कर ये सारे के सारे किस में आते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, अभी लिखवाया था। असामान्य, सबसे पहले सामान्य और असामान्य लिखवाया था। औद्योगिक मनोविज्ञान भी, पशु मनोविज्ञान वहां नहीं लिखवा रखा था मैंने, लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में मनोविज्ञान में कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी कि कौन सा नहीं आता, तो नहीं का साथी कौन हो गया, आर्थिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, जो हमारे व्यवहारवाद के जनक थे। क्या हो गया आज इसको, ये बात किसने कही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम व्यवहारवाद के जनक कहते हैं। और व्यवहारवाद के जनक कौन थे, वाटसन। वाटसन क्या कहते हैं कि बच्चे के ऊपर, किसी भी बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, वातावरण का। देखो बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का भी इफेक्ट पड़ता है और वातावरण का भी, लेकिन वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन ये कहते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है, वातावरण का रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि बच्चा कैसा भी हो, उसके दिमाग को बिल्कुल कैसा भी बच्चा हो, मुझे वो बच्चा दो
और उस बच्चे को अपने हिसाब से वातावरण प्रोवाइड करके, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं उसको इंजीनियर बना सकता हूँ, मैं उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करवा सकता हूँ, मैं उसको स्पोर्ट्स में भेज सकता हूँ। यानी कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसको अपना वातावरण देकर उसके हिसाब से और उसको किसी भी टाइप का बच्चा बना सकता हूँ। चोर, डाकू, लुटेरे, पुलिसमैन, कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात कौन करते हैं? ये वाटसन। और वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के जनक किसको कहा गया? वाटसन को कहा गया। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल वही डेफिनेशन देते हैं जो हमारी मनोविज्ञान की जो हिस्ट्री रही है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले किसको छोड़ा? आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को दूर किया और लास्ट में किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। यानी कि मैकडूगल ये डेफिनेशन देते हैं कि लास्ट में फाइनली क्या अपनाया? व्यवहार। और व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। ये पावलव और कोहलर है, ये दोनों हम किस में पढ़ते हैं? अधिगम की थ्योरी में पढ़ते हैं। ये दोनों किस में पढ़ते हैं हम? अधिगम प्रोसेस में पढ़ते हैं, वहां पर इन्होंने थ्योरी दी थी। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा वाटसन। आंसर क्या रहेगा? वाटसन। और ये दोनों किस में पढ़ते हैं हम? अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। वो कहते हैं बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा वातावरण का फर्क पड़ता है और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? जो प्रथम बाल गृह था, देखो सबसे ज्यादा बाल सुधार गृह के ऊपर किसने काम किया था? सबसे ज्यादा काम किया था स्टेनली हॉल ने। सबसे ज्यादा किसने काम किया? स्टेनली हॉल ने। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर क्या खुलवाया? बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह। ठीक है, बाल सुधार गृह। और कब खुलवाया इन्होंने? 1879। अब ये जो स्टेनली हॉल थे, ये जब तक नहीं आए थे तब तक बाल मनोविज्ञान ही कहा जाता था। लेकिन जब इन्होंने कहा कि बालक का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक न होकर कहाँ तक होना चाहिए? एक बच्चे का अध्ययन किशोरावस्था तक होना चाहिए। इससे पहले इसकी थोड़ी सी और बैक हिस्ट्री में जाऊं तो कौन कौन आए थे? एक तो आए थे पेस्टोलॉजी। ठीक है, इन्होंने 1774 में 3.5 साल के खुद के ही बच्चे के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, तो हमें इसको क्या कहा जाता है? जो बाल विकास में सबसे पहले अध्ययन किसने शुरू किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था 1774 में। और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी। ठीक है, लेकिन बच्चा कितने साल का था? 3.5 साल का। हर रोज अपने बच्चे को देखते थे, हर रोज उसके बारे में बुक के वो क्वेश्चंस लिखते थे, यानी कि केस स्टडी तैयार करते गए। और ये काम कब तक किया? जब बच्चा 12-13 साल तक का हुआ, उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को रोक दिया। फिर इसके बाद आए थे टाइडमैन। ये दूसरे आदमी थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पर काम किया और इनका भी खुद का ही बच्चा था। जैसे मैं आज कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरे पड़ोसी को लगे कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं भी इसको शुरू कर देता हूँ। इनका खुद का बच्चा भी 3.5 साल का ही था। ठीक है, और उसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने भी क्या लिख दी? बेबी बायोग्राफी। इनकी 2 बुक लिखी हुई थी। फिर आते हैं, ये बुक कब लिखी गई? 1787 में। 1787 ये वाली बुक लिखी गई 1774 में। लगभग 100 सालों के बाद 1881 में कौन आए? प्रेयर की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उस प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर बच्चा पैदा हुआ और इन्होंने क्या कहा कि ये जो 3.5 साल के बच्चे से पहले भी तो उसका विकास हो रहा होता है। तो उन्होंने जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तभी से उस बच्चे को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इनके ये लगभग 100 सालों का गैप है। देखो 1881 और ये कब की बात है? 1787 1774 की। यानी कि 100 सालों तक
इन्हीं की बुक, इन्हीं की थ्योरी पर काम चल रहा था। ये आए, इन्होंने इस बुक को पढ़ा और इन्होंने कहा कि बच्चे का विकास 3.5 साल से नहीं होगा, जन्म से ही हो जाता है, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था तक। ठीक है, इनके पैरेलल में, ये दोनों साथ में काम करते हैं, इनके पैरेलल में एक और कौन आए, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल ने अपनी 2 बुक लिखी, ठीक है, और उन्होंने बच्चे का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था तक ही बच्चे के अंदर विकास नहीं होता, बच्चे के अंदर तो विकास कहाँ तक होता है, किशोरावस्था तक। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान था उसमें बच्चे का अध्ययन जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक किया जाता था। जब बाल विकास बना तो बच्चे का अध्ययन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक करने लगे। ठीक है, और इनकी पेस्टोलॉजी की 2 बुक लिखी थी, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक बुक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, एक बुक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी बुक का क्या नाम था, दूसरी बुक का नाम था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड, पूछी हुई है बात, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी ये 2 बुक थी, किनकी थी, स्टैनली हॉल की। इन दोनों बुक्स में उन्होंने एक तो क्या लिखा, इन्होंने 1904 के अंदर पहली बार किशोरावस्था का प्रयोग किया। यानी कि इनको क्या कहा जाता है, किशोरावस्था के जनक भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान से बाल विकास में कन्वर्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनकी 2 बुक थी। इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर पहला बाल सुधार गृह स्टार्ट किया, और इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था क्या है, ये दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है, उसको नहीं पता होता है कि फ्यूचर में उसको क्या करना है। वो स्कूल में है, उसको नहीं पता कि तुझे कॉमर्स लेनी है, या उसे ये नहीं पता कि तुझे डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुझे मैथ नहीं आता, बट फिजिक्स बिना मैथ के सॉल्व नहीं हो सकती, यानी कि फिजिक्स पढ़ेगा तो तुझे साथ में मैथ। बच्चा 11th में बायोलॉजी क्यों लेता है, क्योंकि उसको मैथ नहीं आता, बट उसको नहीं पता कि फिजिक्स के अंदर भी मैथ आता है और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी कैलकुलेशन करने के लिए मैथ आता है। यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहता है। वो अपने आप को समझ नहीं पाता, वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि वो बड़ा हो गया या वो अभी छोटा है। यानी कि वो किस में रहता है, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था में रहता है। ठीक है, और पहला बाल सुधार गृह 1887 में कहाँ खोला गया था, न्यूयॉर्क में। किसकी वजह से खोला गया था, स्टैनली हॉल। एक और क्वेश्चन बनता है, स्टैनली हॉल को ही क्या कहा जाता है, स्टैनली हॉल को ही पहला बाल सुधार गृह खुलवाया, और स्टैनली हॉल को और क्या कहा जाता है, दिमाग से ही निकल गया अभी, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक। स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक। ये भी किसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल। देखो स्टैनली हॉल से कितनी बातें आती है। पहला सुधार गृह न्यूयॉर्क में 1887 में खुलवाया। बाल अध्ययन आंदोलन, किस आंदोलन क्या होता है, किसी स्थिति के अंदर बदलाव लेकर आने। तो वहां पर जो किशोरों को लेकर जो मनोधारणा बनी हुई थी उसके अंदर बदलाव लेकर आना था, तो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक भी इसको कहा जाता है। 1904 में किशोरावस्था शब्द पहली बार यूज किया। 2 बुक थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था भी किशोरावस्था को किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक भी इनको किसी हद तक माना जाता है, यानी कि प्रश्नावली विधि को भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, नेक्स्ट देखो, भारत में बाल अध्ययन। अब अमेरिका, न्यूयॉर्क में तो कब हुआ, 1887 के अंदर क्या खोला गया था, बाल सुधार गृह
वो जगह खोली गई थी बच्चों को सुधारने के लिए। भारत में भी तो ये काम हुआ होगा, तो भारत में कब हुआ? भारत में हुआ 1930 में। कहाँ हुआ ये? कलकत्ता में। करने वाले कौन थे? नरेंद्र नाथ सेन, आनंद सेन बोला जाता है, और इनको ही क्या बोला जाता है? नरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, और ये कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। ऐसे ही बाल मनोविज्ञान की लैब कहाँ खोली गई थी? 1916 में। और बाल सुधार गृह या भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? आनंद सेन ने 1930 में की थी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या थी? ये प्रयोगशाला। जैसे विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला खोली थी ना जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, वैसे ही भारत में भी एक प्रयोगशाला खोली गई आनंद सेन के मार्गदर्शन में। कब खोली गई? 1916 में। विकास की प्रक्रिया शुरू कब होती है? अब विकास कब शुरू हो जाता है? आप बताओ मुझे। विकास गर्भधारण से पहले शुरू हो जाता है क्या, या गर्भधारण के समय शुरू होता है, या जन्म से शुरू हो जाता है, या जन्म के बाद? विकास के अंदर क्या क्या पक्ष पढ़ते हैं हम? विकास के अंदर शारीरिक पक्ष पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? शारीरिक। और क्या पढ़ते हैं? मानसिक। 2-3 दिन से लिखवा रही हूँ यही सेम बात। और क्या पढ़ते हैं? संवेगात्मक। और क्या पढ़ते हैं? सामाजिक। अब ये सामाजिकता तो कब आएगी? जब बच्चा समाज में आएगा। जब बच्चा समाज में आएगा तभी तो सामाजिकता आएगी। ठीक है, और पहला समाज क्या है? उसकी माँ, उसका घर, फिर वो स्कूल जाएगा, पास पड़ोस। शारीरिक विकास कहाँ शुरू हो जाता है? जब वो गर्भावस्था में होता है, उसी टाइम क्या हो जाता है? उसका शारीरिक विकास शुरू हो जाता है। तो पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म के बाद? जन्म से नहीं, शारीरिक विकास तो पहले ही हो चुका होता है, यानी कि तो गलत हो गया। फिर उसके बाद और कब होती है? गर्भाधारण से पूर्व। अब गर्भाधारण से पूर्व विकास कैसे हो सकता है? गलत हो गया। जन्म के बाद, जन्म से और जन्म के बाद। ऑप्शन क्या रहेगा? गर्भाधारण से। ठीक है, और गर्भाधारण की जब अवस्थाओं की बात करूं तो पहली अवस्था को क्या बोला जाता है? डिंबावस्था। फिर उसको क्या बोला जाता है? भ्रूणावस्था। और फिर क्या बोला जाता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब गर्भाधारण वाले बच्चा गर्भ में कितने दिन तक रहता है? बच्चा गर्भ में 280 दिन तक रहता है, 280 डेज, या क्या बोला जाता है? 9 माह। ठीक है, वैसे 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है? 9 महीने और 10 दिन के आसपास। या फिर इसको क्या बोला जाता है? 10 चंद्र मास। ठीक है, अब गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है? डिंबावस्था। दूसरी क्या होती है? भ्रूणा अवस्था। और तीसरी क्या होती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था कब होती है? जब गर्भ धारण करते हैं उसे लेकर 0 से 10 दिन तक। ठीक है, या 10 दिन तक। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो एक पिन की जो टिप होती है, सिरा होता है, सुई पिन या ऑल पिन बोलते हैं, बच्चा कितना होता है? उतना होता है। ठीक है, एक पिन के सिर के आकार का बच्चा होता है। उस टाइम पर वो क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट कर रहा होता है। वो किसी गर्भ की दीवार के साथ चिपकता नहीं है, वो फ्रीली गर्भ के अंदर रोटेट कर रहा होता है, और ना उसको माँ से कोई भोजन प्राप्त होता है। स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं उस टाइम पर बच्चा फ्रीली मूवमेंट कर रहा होता है और माँ से उसको कोई भोजन प्राप्त नहीं होता। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है युक्त। 10 दिन के बाद वो गर्भ की दीवार से चिपक जाता है और उसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो गर्भ की दीवार से चिपक जाता है उसको क्या बोला जाता है? रोपण की अवस्था। फिर भ्रूणावस्था आती है 10 दिन से लेकर कब तक? 2 महीने तक। 2 महीने तक इसके अंदर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा होता है, और मोस्टली 2 महीने में बच्चे के सारे पार्ट्स बन जाते हैं। और वो पार्ट किस अवस्था में बनते हैं? वो स्टेजेस की फॉर्म में बनते हैं। जो पहली स्टेज है उसके अंदर उसकी त्वचा बन जाती है, उसके नाखून बन जाते हैं, उसके हेयर्स बन जाते हैं।
दूसरी अवस्था में मांसपेशियों का विकास होता है, और तीसरी अवस्था में जितने भी बचे कुचे और अंग थे सारे बन जाते हैं। जैसे नाक का एक छिद्र बन जाएगा, आँख, कान, सिर, धड़ सब कुछ बन जाएगा। यानी कि 2 महीने के अंदर बच्चे का पूरी तरीके से सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं। ठीक है। और फिर गर्भावस्था की अवस्था में बच्चे का क्या होता है, जो पार्ट्स बन गए उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि जितने पार्ट्स बन गए हैं ना, अब नए पार्ट्स नहीं बनेंगे, उन पार्ट्स के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाएगी। जैसे 4 महीने का बच्चा होगा तो उसकी हार्ट बीट बनने लग जाएगी, और 5 महीने के बच्चे होगा तो हो सकता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हों। 7 महीने का जब बच्चा होगा उस टाइम पर अगर डिलीवरी होती है उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलेंगे, लेकिन वो बच्चा स्वच्छ बच्चा पैदा हो सकता है, यानी कि वो बच्चा सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। और जब बच्चा 280 दिन का होगा, 9 माह 10 दिन का हो गया, 10 चंद्रमास का होगा, तो बच्चा जन्म ले लेगा। ये जो तीनों अवस्थाएं थी इसको प्रीनेटल स्टेज बोला जाता है, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था प्रीनेटल स्टेज बोला जाता है। इस प्रीनेटल स्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डिंबावस्था, एक भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यहाँ पर बच्चे का क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो अंग बन गए ना वो विकसित हो रहे होते हैं। बन तो यही चुके होते हैं 10 दिन से 2 महीने के बीच, और फिर वो अंग धीरे धीरे क्या करते हैं, विकसित होते हैं। यानी कि बच्चे का विकास कब शुरू हो गया, गर्भ धारण की ही टाइम से बच्चे का विकास शुरू हो गया। जो ये स्टार्टिंग के 10 दिन थे, यहाँ पर अपने बच्चे को अपनी माँ से कोई खाना नहीं मिलता है। जब रोपण की अवस्था आ जाती है तो बच्चा गर्भनाल से अपनी माँ से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बच्चा अपनी माँ से गर्भनाल के थ्रू कब खाना प्राप्त करना शुरू कर देता है, तो 10 दिन के बाद या रोपण अवस्था के बाद। आधुनिक मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो बाल मनोविज्ञान था, ये बाल मनोविज्ञान है, इसकी जगह पर क्या शब्द आ गया, बाल विकास। देखो, बाल मनोविज्ञान में तो क्या किया जाता था, बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता था, एक बच्चे का अध्ययन किया जाता था। कब से लेकर कब तक किया जाता था, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक एक बच्चे का अध्ययन किया जाता था। तब तो उसको क्या बोला जाता था, यानी कि गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, तब तो उसको क्या बोला जाता था, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। जब स्टैनली हॉल आए, उन्होंने किशोरावस्था शब्द का यूज किया और उन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था की जगह कहाँ तक होता है, किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक। उस टाइम पर इसको बाल मनोविज्ञान न बोलकर इसको क्या बोलेंगे, बाल विकास। यानी कि मैडम हरलोक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक न करके किशोरावस्था तक करते हैं तो बाल मनोविज्ञान ने कहकर उसको क्या बोल दिया जाता है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, CDP, इसी को बोला जाता है CDP। हम यही पढ़ते हैं CDP। ये क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है। तो यानी कि बाल आधुनिक मनोविज्ञान है वो बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस नाम से आगे, वो बाल विकास से आगे। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है ये क्या होता है, ये जन्म गर्भावस्था से लेकर उसको प्रौढ़ावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विकासात्मक। गर्भावस्था से लेकर जो प्रौढ़ावस्था तक यानी कि मृत्यु तक जो अध्ययन किया जाता है, वूम टू टूम जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ, देखो मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम, मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम, जितने भी क्या हैं, जीवित हैं। अब जीवित में क्या आ गया, जीवित में क्या क्या आ गया, पेड़ पौधे, और क्या आ गया, प्राणी, और क्या आ गया, प्राणी। जो प्राणी है उसके अंदर क्या आ गया, मनुष्य, और क्या आ गया, जानवर।
अब मनोविज्ञान में तो मनुष्य और जानवर का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात आएगी तब किसका अध्ययन किया जाता है? सिर्फ मनुष्य। शिक्षा जानवरों को नहीं दी जाती। हालांकि चिंपैंजी को देने की कोशिश की गई थी, 2000 कुछ वर्ड सिखाए गए थे, लेकिन अगर उसको शिक्षा देना पॉसिबल था तो उन 2000 वर्ड्स को यूज करके आगे वो और वर्ड बनाती। इसलिए इसके अंदर बाल मनोविज्ञान में या शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का। किशोरा मनोविज्ञान क्या होती है? जहाँ पर किशोर का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? किशोरा मनोविज्ञान। और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की जगह पर हम क्या यूज करने लगे? अब हम यूज करने लगे बाल विकास, CDP। विकासात्मक बता दिया, जन्म से कहाँ से लेकर, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के बारे में बात की जाती है, किशोरा मनोविज्ञान में किशोरों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट, सामान्य गर्भाधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? अभी अभी बताया था कितने दिन के बाद होता है? 280 दिन के बाद। और इसको गर्भ से लेकर, जिस दिन गर्भाधारण होता है यानी कि डिंबावस्था होती है, उस अवस्था से लेकर जन्म तक की स्टेज को क्या बोला जाता है? प्रीनेटल स्टेज, गर्भधारण वाली स्टेज बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्णन किसने प्रस्तुत किया? तो थोड़ी देर पहले मैंने किसी एक क्वेश्चन में करवाया था कि बाल विकास का सबसे पहला अध्ययन किसने किया था? पेस्थोलॉजी ने 1774 में अपनी बुक बेबी बायोग्राफी के अंदर लिखा था। और उनका एक 3.5 साल का बच्चा था, उस 3.5 साल के बच्चे पर उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया था, और उसी को क्या कहा जाता है? बाल विकास का पहला अध्ययन। यानी कि पहली बार बाल विकास का अध्ययन किसने शुरू किया था? पेस्थोलॉजी ने। पेस्थोलॉजी के बाद कौन आए थे? टाइडमैन। पेस्थोलॉजी और टाइडमैन दोनों की बुक का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। एक की बुक लिखी गई 1774 में, दूसरे की बुक लिखी गई 1787 में। ठीक है, दोनों ने ही अपने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। तो इसका मतलब फर्क क्या है? इसका मतलब तो कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है कि आपसे पूछा जाए बेबी बायोग्राफी किसकी बुक है, तो पेस्थोलॉजी की है। कब? 1774 में। अगर ये पूछा जाए, दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो आप बोथ पर लगा दोगे। ठीक है, और दोनों ही अपने अपने बच्चों पर क्या कर रहे थे? अध्ययन। यानी कि बाल विकास का प्रथम अध्ययन करता तो पेस्थोलॉजी है, और उसके बाद कौन आए थे? टाइडमैन आए थे। फिर उनके बाद 100 सालों के बाद 1881 में प्रेयर आए थे, और उन्होंने अपने बच्चे का जन्म प्रेगनेंसी टाइम से ही, बच्चे का विकास का अध्ययन प्रेगनेंसी टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद फिर कौन आए थे? स्टैनली हॉल, जिन्होंने क्या कहा था कि जन्म से बाल्यावस्था तक नहीं, जन्म से किशोरावस्था तक क्या किया जाता है? अध्ययन। तो यहाँ पर कौन है? प्लेटो। ये प्लेटो तो कौन है? प्लेटो तो वही है जिन्होंने किसको क्या कहा था? प्लेटो ने क्या कहा था? इसकी टिक का मतलब ये नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये वाला है। इसका मतलब क्या है? प्लेटो ने क्या कहा था? इन्होंने मनोविज्ञान को किससे अलग किया था? दर्शन शास्त्र से अलग किया था। यानी कि मनोविज्ञान पहले किसका पार्ट होता था? फिलोसफी का पार्ट होता था, और इसको अलग करने में मेन भूमिका किसकी थी? अरस्तु और प्लेटो की। जॉन डीवी है, ये हम किस में पढ़ते हैं? शिक्षण अधिगम में पढ़ते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं उसके अंदर हम जॉन डीवी को पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या बोला था? शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय है, जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो क्या होता है? शिक्षक होता है, एक कौन होता है? शिक्षार्थी होता है, और तीसरा कौन होता है? पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, यानी कि किस चीज का अध्ययन करना। ठीक है, और ये क्लार्क हॉल थे, ये किसकी बात करते हैं? ये अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? पेस्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने ही 3.5 साल के वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? तो अभी अभी बताया, खुद के ही बच्चों पर अध्ययन उसने किया था। प्रेयर ने भी किया था, और पेस्थोलॉजी ने भी किया था, और जीन प्याजे ने भी किया था। अब जीन प्याजे ने तो क्या दी थी? जीन प्याजे ने तो हमें क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने तो क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पेस्थोलॉजी की बुक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी।
कब लिखी गई थी? 1774 में। प्रेयर 1881 में। क्या कहते हैं? बच्चे का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक होता है? जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक होता है। और उसके साथ ही फिर गैसल एक और ही मनोवैज्ञानिक थे। हम बात करते 3.5 साल के वर्षीय पुत्र के ऊपर अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। ठीक है। और प्रेयर की बुक का नाम बता देती हूँ तुम्हें। प्रेयर ने भी एक बुक लिखी थी, माइंड ऑफ चाइल्ड। प्रेयर की बुक का नाम है ए माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? यानी कि क्या पूछा गया? सुप्त अवस्था हो जाती है। अब ये बात कौन करते थे? सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने क्या दिया था? साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। यानी कि उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने लैंगिक विकास सिद्धांत दिया था। और ये देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने आदमी को 5 अवस्थाओं में बांटा था। पहली अवस्था क्या थी? पहली अवस्था थी मुख्य, दूसरी अवस्था थी गुदीय, तीसरी अवस्था थी लैंगिक, चौथी अवस्था थी सुप्तावस्था और 5वीं अवस्था थी जनेंद्रिय। इसको क्या बोला जाता है? ओरल स्टेज, इसको बोला जाता है एनल स्टेज, इसको सेक्सुअल स्टेज, इसको लेटेंसी स्टेज, और इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिकल स्टेज। ठीक है। ये उम्र क्या थी? ये वाली उम्र थी 0 से लेकर 1.5 वर्ष, ये वाली थी 1.5 से लेकर 3 वर्ष। लैंगिक अवस्था थी 3 से 5, ये थी 5 से 12, और ये क्या थी? 12 के बाद। जो 5 से 12 वाली उम्र थी उसको क्या बोला जाता है? सुप्तावस्था बोला जाता है। अब इन उम्र को कंपेयर करेंगे तो ये कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है क्या? ये शैशवावस्था तो नहीं है। ये किशोरावस्था, ये 12 के बाद वाली होगी। गुड अवस्था, ये तो इस गुदीय को गुड अवस्था बोला जाता है, तो ये तो अवस्था ही नहीं है। तो क्या रहेगा? बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर भी एक होती है प्री बाल्यावस्था और एक होती है पोस्ट बाल्यावस्था। ठीक है। एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? वो किस अवस्था में होता है? लेटेंसी स्टेज में होता है, सुप्तावस्था में होता है। लैंगिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। वो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी टोली में, सेम सेक्स की टोली में खेलते हैं। लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़की लड़कियों के साथ खेलती हैं। और क्या कहा जाता है? वो मतलब उस गंदे अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, उनको कोई घिन नहीं होती, किसी भी मटके से कहीं से भी पानी पी लेते हैं, किसी की थाली में बैठकर खाना खा लेते हैं। सिर्फ उनको खेल और खेल दिखता है। आंधी बारिश तूफान, गलियों में, गर्मियों में, धूप में, गर्मी की छुट्टियों में वो खेलते रहते हैं। ऐसी अवस्था क्या थी? बाल्यावस्था। और जिसको इसमें क्या बोला जाता है? सुप्तावस्था। असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। अब असामान्यता में कौन आएगा? वंशानुक्रम व शरीर संरचना। यानी कि वंशानुक्रम क्या हो गया? हेरिडिटी। और शरीर संरचना क्या हो गया? वातावरण का इफेक्ट है। ये बात तो सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, हाँ, जो हमारी क्या होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके हिसाब से भी व्यक्तित्व चेंज होता है। ये बात भी सही है। जन्मजात और अर्जित। जन्मजात क्या होती हैं? जब वंशानुक्रम होती हैं वो जन्मजात होती हैं। और शरीर संरचना यानी कि बाहरी जो इफेक्ट होते हैं वातावरण से जो मिलते हैं वो क्या होते हैं? अर्जित दोष। यानी कि जो बाद में लगे। अर्जित क्या होता है? बाहरी पर्यावरण से या बाह्य मंडल से जो दोष लगते हैं उसको बोला जाता है अर्जित दोष। आंसर क्या रहेगा? असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। तो कौन असामान्य? यानी कि ये जो जैविक कारण है इनके अंदर असामान्यता किसके कारण आती है? इन सब के कारण आती है। इसके ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, इसके ऊपर वातावरण का प्रभाव होता है, इसके ऊपर किसका प्रभाव रहता है? जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका प्रभाव होता है। ये जन्मजात भी हो सकते हैं और ये अर्जित भी किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना। अब 20 शब्द, पहली बात तो इसी बात को पकड़ो। अब छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकता। जो शैशवावस्था होती है, जो प्री बाल्यावस्था होती है, वहां पर ये बच्चा बोल नहीं सकता। शब्द कितने हैं? 20। जब 1 साल का बच्चा होता है तो एक ही शब्द बोलता है और वही शब्द सबको बोलता है। पानी को भी वही बोलता है, दादी को भी वही बोलता है, माँ को भी वही बोलता है। अगर उसने पहला मम बोलना शुरू कर दिया तो वो मम्मी बोलता है। उसने मम्मा कहना शुरू कर दिया तो वो सबको ही मम्मा कहता है। तो
1 साल का बच्चा यहाँ पर कितने की बात कर रहा है, 20 शब्द, और उससे भी क्या बना रहे हैं, शब्द अलग अलग नहीं बना रहा, वो क्या बना रहा है, वाक्य बना रहा है, और वाक्यों को फिर क्या करता है, रिपीट करता है, और कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन करते हैं। अलग अलग पदार्थों में तुलना यानी कि क्लासिफिकेशन की भावना आ जाती है। अब ये सारी उम्र, ये सब किस उम्र में बात होंगी, उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि जैसे मान लो जीन पैजे की बात करते हो, तो जो जीन पैजे ने जो वर्गीकरण किया था उसके अंदर जीन पैजे ने कौन सी स्टेज दी थी, पहले दी थी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर क्या दी थी, प्री ऑपरेशनल, फिर क्या दिया था उन्होंने, ऑपरेशनल स्टेज के साथ कंक्रीट वर्ड जोड़ दिया था, और फिर क्या आया था, फॉर्मल ऑपरेशनल। जीन पैजे के हिसाब से ही देख लेते हैं इसको। पहली स्टेज क्या थी, सेंसरी मोटर, जिसको क्या बोला जाता है, गामक, या उसको क्या बोला जाता है, संवेदी। ये उम्र थी 0 से 2 साल। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। फिर आता है कंक्रीट, ठोस संक्रियात्मक, और फिर उसके बाद आता है फॉर्मल, औपचारिक, औपचारिक। ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या करता है बच्चा, अचिंतन की अवस्था में होता है, चिंतन ही नहीं होता उसमें। यहाँ पर क्या करता है, अतार्किक, चिंतन करता है। यहाँ क्या करता है, तार्किक, और यहाँ भी क्या करता है, तार्किक। जो ऊपर वाला तार्किक है उसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर मूर्त, फोटोज को देखकर, मूर्तियों को देखकर चिंतन करता है। और यहाँ पर क्या करता है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। जब किशोरावस्था में आता है इसको बोला जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है। तो ये वाली उम्र क्या रहती है, 2 से 7, ये क्या रहती है 7 से 11, और ये क्या रहती है 11 के बाद या 12 के बाद भी। ठीक है, यानी कि 12 बोल दो या 11 बोल दो। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये जो थी ना फर्स्ट वाला, इसमें तो चिंतन ही नहीं करता। दूसरी स्टेज में क्या करता है, अतार्किक चिंतन करता है, यानी कि उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। तीसरी अवस्था में क्या करने लग जाता है, तर्क के साथ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, दिन महीनों का बार, दिन महीनों का ज्ञान हो जाता है उसको। उत्क्रमणशीलता का अभाव हो जाता है, मतलब उत्क्रमणशीलता अच्छी हो जाती है, अनुत्क्रमणशीलता का अभाव हो जाता है। संरक्षण के गुण में कमी आ जाती है, पलटा भी बन जाता है, यानी कि उलट पलट कर बच्चों को बता देता है क्या सही है क्या नहीं है। तो ऐसी अवस्था कौन सी आएगी, 9वां वर्ष नहीं आएगी, 10वां वर्ष, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चा 11 वर्ष का होगा, तब उसके अंदर क्या आने लग जाएगा, ये भिन्न भिन्न पदार्थों का तुलना करना, मतलब 11 वर्ष का बच्चा। ये कौन सी उम्र है, तार्किक अमूर्त, फॉर्मल तार्किक अमूर्त, या इसी को क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक। यानी कि 11 वर्ष के बाद का बच्चा क्या करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, ये सब चीजों का वर्गीकरण, तुलना करने लग जाता है। वाटसन ने नवजात, वाटसन कौन थे, वाटसन वही थे जिन्होंने क्या दिया था, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के जनक वाटसन यही थे। इनके बाद ही तो क्या आया था, जब आत्मा छूट गई थी, मन छूट गया था, चेतना को छोड़ दिया था, तब क्या आया था, व्यवहारवाद। और अनुभूति और व्यवहारवाद का विज्ञान कहा जाता है, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर का, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस का विज्ञान कहा जाता है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किस संवेगों की बात की, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके अंदर संवेग 3 क्या आते हैं, संवेग निकल कर आते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको क्या होता है, उसके अंदर भय होता है, उसके अंदर क्रोध होता है, उसके अंदर स्नेह होता है। 3 संवेग वाटसन ने क्या बताए थे, ये तीनों संवेग क्या हैं, जन्मजात, यानी कि इनके साथ ही बच्चा पैदा होता है। उसको छोटा सा बच्चा पैदा होता है, एकदम से तेज आवाज करते हैं तो वो ऐसे ऐसे उछल के पड़ता है। उसको भूख प्यास लगती है तो उसको क्रोध भी आता है और उसके अंदर स्नेह भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के लिए अंतर्गत निम्नलिखित बालक कौन से आते हैं। यानी कि देखो क्या बात की है, बुद्धि की असामान्यता। अब बुद्धि की असामान्यता का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे या बच्चे डफर होंगे या बच्चे, यानी कि बात किसकी की गई है, बात की गई है असामान्यता की। अब असामान्य बच्चे और कौन से, बौद्धिक रूप से असामान्य बच्चे अथवा विशिष्ट,
यानी कि वो स्पेशल चाइल्ड भी है। के अंतर्गत निम्नलिखित में से बालक आते हैं जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू कितना होता है 140 से ऊपर जो आईक्यू होता है वो बच्चे क्या कहलाते हैं, प्रतिभावान बालक। सृजनात्मक क्या होता है, क्रिएटिव बच्चे। मैंने एक बच्चे को यहाँ पर डायग्राम दिया और बच्चे को कहा कि इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से मिला कि ये लाइनें आपस में रिपीट ना हो, तो दूसरा बच्चा तो जैसे मैंने बनाया उसको सेम बना देगा, और एक बच्चा क्या करता है, अलग तरीके से इसका निर्माण करता है। जो अलग तरीके से करता है वो कॉपी नहीं कर रहा। वो बच्चे कौन से होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। और मंद बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक कौन से होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल क्या हो 70 से कम होगा, उसको क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि के बालक। ये सारे ही अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। अब इसकी विशिष्टता क्या है, सृजनात्मक है। इसकी विशिष्टता क्या है, प्रतिभावान है। और इसकी क्या है, मंद बुद्धि के बालक। यानी कि सारे के सारे क्या हैं, बौद्धिक असामान्यताएं। अब बौद्धिक असामान्यताएं क्या है, सेम नहीं है, यानी कि तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। ये भी नॉर्मल चाइल्ड से अलग हो गए और ये भी नॉर्मल चाइल्ड से अलग हो गए। जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को पढ़कर क्लास को याद करो, अपनी जो क्लास होती थी उसमें यहाँ पर बच्चे बहुत थोड़े होते थे और यहाँ पर बच्चे थोड़े होते थे और यहाँ बच्चे मैक्सिमम होते थे। नहीं आया मैम समझ में, क्या थोड़े, किस चीज़ की बात करो, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते थे ना, जो अपने आप को 30 मार्क समझते हैं और टीचर के अंदर कमी निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वो बच्चे कितने होते हैं, थोड़े से होते हैं। और बिल्कुल ही डफर, जिसको ए का बै नहीं पता, कितना ही उनके सामने समझा लो, बुला लो, मना लो, प्यार से समझा लो, उनको नहीं आता, वो बच्चे बिल्कुल थोड़े होते हैं। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे होते हैं। यहाँ पर इन नॉर्मल बच्चों की बात नहीं की गई। ये जो असामान्य बच्चे होते हैं, ये असामान्य बच्चे क्या हो सकते हैं, ये ब्रिलियंट हो सकते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ठीक है, या ये किसके हो सकते हैं, मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ये फिर से वही सेम क्वेश्चन कैसे आ गया पता नहीं। निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं बताओ। किशोर होता है, उसके अंदर क्या समस्या होती है, शारीरिक विकास की समस्याएं होती हैं। उसके अंदर एकदम से उसकी दाढ़ी आने लग जाती है, लड़कों के अंदर उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों के अंदर मासिक धर्म आने लग जाता है, यानी कि ये उनकी क्या है, शारीरिक विकास की समस्याएं हैं। समायोजन की समस्या, जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो वो एनवायरनमेंट के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ समायोजन करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने आप को ही क्या मानने लग जाता है, नेता मानने लग जाता है, अपने विवेक के आधार पर। जैसे कि नैतिकता की बात करता है तो अपने विवेक के आधार पर बात करता है। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत था, उसकी जो लास्ट स्टेज थी पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें क्या करता है बच्चा, अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है, यानी कि वो वातावरण के साथ, वो सोसाइटी के साथ समायोजन करने की इसकी समस्या रहती है। काम प्रवृत्ति यानी कि लैंगिक अवस्था, और संवेगात्मक समस्याएं, यानी कि उसके जो संवेग हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, यानी कि उनके ऊपर क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। उनको क्या आता है, उनको गुस्सा आता है संवेगों में, और क्या आता है, उनको ईर्ष्या होती है, उनको ईर्ष्या होती है, ठीक है। या फिर उनमें क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना भी हो सकती है। जो संवेग होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, जिसमें हमें प्यार, प्रेम, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जो गुस्सा दिलाता है, ईर्ष्या दिलाता है, चिड़चिड़ा जो स्वभाव रहता है, वो क्या दिलाता है, हमें नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझते हैं, वो अपने आप के विवेक के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो वो किसी के लगाए हुए, थोपे हुए रूल्स को नहीं अपनाएंगे। वो कॉलेज के अंदर हमेशा आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, जो कायदे कानून बने हुए उनके अंदर बदलाव की बात करते हैं। इसीलिए स्टैनली हॉल ने इनको संघर्ष, तूफान और दबाव क्या अवस्था बोला गया है, किशोरावस्था तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। किस अवस्था में आते आते बालकों के संवेगात्मक सामाजिकता का भाव आ जाता है, संवेग भी बन जाते हैं और सामाजिकता की भी बात आ जाती है। तो किस अवस्था में बात आ जाती है, ये उत्तर किशोरावस्था, शैशवावस्था में तो कोई सामाजिकता की बात ही नहीं होती, और बाल्यावस्था, यानी कि किस अवस्था में आते आते बालकों के अंदर इसका विकास हो जाता है, किस अवस्था में आते आते बालकों का संवेगात्मक सामाजिकता का भाव आ जाता है। भाव तो कब आ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था तो ऑप्शन नहीं दे रखा, तो किसके साथ जाएंगे, किशोरावस्था तक आते आते बच्चों में जो उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसके अंदर बच्चों में क्या आ जाता है, ये संवेगात्मकता और सामाजिकता का
भाव आ जाते हैं। बच्चा कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय क्या पसंद करेगा? अब 5 साल का बच्चा है, क्या वो स्कूल जाता है? जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? प्री नर्सरी, प्री स्कूल एज का बच्चा है, या वो आंगनबाड़ी में जाएगा। 5 साल का बच्चा मतलब 3 साढ़े 3 साल का बच्चा और 5 साल तक कहाँ जाता है? आंगनबाड़ी में जाता है, या उसको प्री स्कूल एज का चाइल्ड बोला जाता है, जो 1-2 दोस्तों के साथ कुछ मिनट ही खेलता है। छोटी सी टोली बनाकर 15-20 मिनट तक खेलता है और फिर उनका टाटा बाय बाय हो जाती है, अपने टॉय अपने ले लेकर घर चल पड़ते हैं। तो वो किसके पुस्तक देखकर वो क्या देखेगा? क्या उसको पढ़ना आता है? नहीं। वो स्कूल में पहली क्लास में जाएगा, तभी उसको वर्ण के बाद शब्द और फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे, तो उसको पढ़ना नहीं आता। सोना, अब वो क्या सोने जाएगा? पुस्तक में क्या देखेगा? सोना देखेगा? नहीं देखेगा। पुस्तक देखते समय वो क्या देखेगा? बातें करना भी नहीं देखेगा। प्री स्कूल एज में बच्चे को क्या सुनाई जाती है? कहानियां सुनाई जाती है, और कहानियों के हिसाब से उनके अंदर नैतिकता और सामाजिकता के गुण भरे जाते हैं, यानी कि कहानियां सुनेगा। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर आती है। अब खिलौने और चमकीली वस्तुएं लेकर आएगी तो इसका मतलब बच्चा क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, अब छोटा कितना है देखते हैं। अब इतना भी छोटा नहीं है कि बच्चा शिशुअवस्था में हो। वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है, और संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग क्या कहलाएगी? अब किशोरावस्था में तो चमकीली वस्तुओं का कोई जरूरत नहीं है। शिशु है, उसको भी कोई जरूरत नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा कहाँ पहुंच जाता है? उत्तर बाल्यावस्था कौन सी उम्र होती है? उत्तर बाल्यावस्था वो होती है जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th वाली जो क्लासेस होती हैं वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो किस अवस्था में चमकीली चीजों का प्रयोग करेगी मैडम? पूर्व बाल्यावस्था में चमकीली चीजों का मैम प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी क्लासेस, बाकी MCQ अगली किसी क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।